नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पहलगांव के आतंकवादी हमले को, भारत के मासूम लोगों की हत्या को आज 10 दिन हो गए। पूरे देश को भारत के एक्शन का इंतजार है और आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि देश के लोग इत्मीनान रखें, एक्शन होगा, जरूर होगा। न पहलगाम में निर्दोष हिंदुस्तानियों के कातिलों को बख्शा जाएगा और न ही दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को। अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी और उनके आका मासूम लोगों की जान लेकर यह न समझें कि वो जीत गए। इंतजार करें, आतंकवादियों के ताबूत में आखिरी कील भारत ही ठोकेगा। भारत क्या एक्शन लेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा, इसका इंतजार हर भारतीय को है। इसीलिए पाकिस्तान भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज हमारी नेवी ने पाकिस्तान बॉर्डर के करीब अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज शुरू की। इस एक्सरसाइज में हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी हिस्सा ले रहा है। इससे परेशान पाकिस्तान ने अपनी नेवी को एक्टिव होने को कहा। आर्मी और एयरफोर्स को वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भेज दिया। पाकिस्तान जानता है कुछ न कुछ बड़ा तो होगा, इसलिए अमेरिका से भारत को रोकने की गुहार लगा रहा है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और फिर मार्को रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर से बात की। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हेक्सेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हुई। भारत ने सबको दो टूक कह दिया कि भारत बदला लेकर रहेगा, आतंकवादियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। भारत के रुख से पाकिस्तान में कैसी हलचल है। पाकिस्तानी आर्मी अपने आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो गेम को वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें बताकर कैसे पोस्ट कर रही है। पाकिस्तान के मंत्री कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर युद्ध हुआ तो इससे भारत को ज्यादा नुकसान होगा। यह सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कैसे देश को भरोसा दिलाया कि पहलगाम के गुनहगारों और उन्हें पनाह देने वालों को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। पहलगाम में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, मैं आज उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। जिस वक्त अमित शाह दिल्ली में
पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात कह रहे थे, उस वक्त हमारी नेवी अरब सागर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास नेवल एक्सरसाइज शुरू कर चुकी थी। नेवी के इस युद्ध अभ्यास में कई वॉरशिप, फ्रिगेट और डेस्ट्रॉयर हिस्सा ले रहे हैं। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। अरब सागर में नेवी के जंगी जहाज दुश्मन के जहाजों को और फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने की ड्रिल कर रहे हैं। इस नेवल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों को भी तैनात किया गया था। अरब सागर जिस इलाके में नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है, उस इलाके से 85 नॉटिकल माइल की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। नोट करने वाली बात है कि इसी इलाके में पाकिस्तान नेवी ने भी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पाकिस्तान को डर है कि इंडियन नेवी की वॉर एक्सरसाइज तो दिखावा है, हो सकता है एक्सरसाइज के बहाने भारत सी रूट पर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन बंद कर दे। कराची पोर्ट से ही पाकिस्तान में ज्यादातर ऑयल की सप्लाई होती है, खाने पीने का सामान और दवाइयों का इंपोर्ट होता है। अगर भारत ने सी रूट की नाकेबंदी कर दी तो पाकिस्तान के पास इतना तेल भी नहीं होगा कि वो अपने टैंकों और फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर पाए। इसीलिए जैसे ही अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पहुंचा तो पाकिस्तान ने अपनी फौज का मूवमेंट दूसरे बॉर्डर से कराची की तरफ कर दिया। क्योंकि अब ग्राउंड पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरा देश मोदी सरकार के साथ है। वो चाहते हैं कि इस बार हमारे जवान पाकिस्तान में घुसें और पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से फ्री करवाएं। काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता, पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो, आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर नेता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तो जरूरी है, लेकिन जब तक पाकिस्तान में आर्मी के जनरल्स की मनमानी नहीं रुकेगी तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। जब तक पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार नहीं बनेगी तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार मुमकिन नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है और उस फेल्ड स्टेट को इसके बजाय कि वो अपने मुल्क को बेहतर करे, वहाँ के हालात अच्छे करें, मेरे ख्याल से उन हालात से उनको निकालने के लिए कि उसकी तरफ न सोचें, उनने ये रुख लिया है और इसका नतीजा जो है वो भयानक होगा, बहुत भयानक होगा अगर लड़ाई हुई। ये दोनों एटॉमिक पावर रखते हैं और अगर उसका इस्तेमाल हुआ तो फिर तो अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। आई डोंट थिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will come, I am sure there will be peace between India and Pakistan. पाकिस्तानी फौज और वहां के जनरल्स के बारे में जो बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इशारों में कह रहे हैं, वो बात पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर आदिल राजा ने कहा, आज भारत पाकिस्तान के बीच जो सूरत हाल है वो सब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हरकतों का नतीजा है। मेजर आदिल राजा ने कहा कि पहलगाम हमला आसिम मुनीर ने करवाया। जनरल मुनीर जनरल जिया उल हक की तरह पाकिस्तान के दूसरे मर्द मोमिन बनना चाहते हैं।
इसी चक्कर में उन्होंने पहलगांव में आतंकवादी हमला करवाया और अब भारत एक्शन की तैयारी कर रहा है, तो जनरल मुनीर अमेरिका से मदद की भीख मांग रहे हैं। ये जो वाकया है, ये जनरल आसिम मुनीर के जबरदस्ती ऑर्डर्स के ऊपर आईएसआई के मना करने के बावजूद आईएसआई ने कहा कि ये मत करवाएं काम तो आगे प्रॉक्सी से करवाया जाता है, और क्योंकि बड़े अरसे से ये काम इन्होंने बंद किया हुआ है तो तरीकाकार तो जरा फर्क ही होना था। लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर इस वक्त जो है उन्होंने ये काम करवाया और अब पूरी दुनिया ये बात मान रही है और कर रही है। शायद इसको दाना फेंका गया था आसिम मुनीर को, इसको शौक बहुत है पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट का, तो इसलिए जो है ये इसने काम किया। अच्छा, अब जब करवा ही दिया है तो फिर भाई मर्द बन, तू डटता भी नहीं, तू डट बगैरता है कि तरीका है, और डटता भी नहीं मतलब हूं डरिया हुआ है। उन कहता नहीं जी फॉल्स फ्लैग था, कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था, स्टैंड बाय व्हाट आई हैव रिपोर्टेड। और हमेशा इसी तरह होता है, लोग आगे से बेफर के सज्जे खब्बे ऊपर नीचे की थ्योरियां लेके आते हैं। जनरल आसिम मुनीर क्योंकि इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक पार्ट 2 बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं, तो एक तो वो अपनी आप को दिखाने के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने काम ये कर दिया तो फिर उनके हाथ पैर फूल के उनकी कंपेन टांकने लग गई हैं। और अब जो है वो नवाज शरीफ जो है वो अमृतसरी ठगों के पैरों में पड़ गए हैं, जाके कह रहे हैं मुझे बचाओ मोदी से। ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि इसके ऊपर बात ना करो, नेशनल इंटरेस्ट में है कि आसिम मुनीर की ज़ियाउल हक दोइम बनने की ख्वाहिश के लिए पूरी का पूरा मुल्क उसकी जो है वो भुगते और पूरा मुल्क जो है उसको सजा मिले। फौज इतनी शदीद बदनाम हो चुकी है 3 साल के अंदर कि मजीद पूरे मुल्क को जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर के इंडिया आ गया, बहू आ गया, इकट्ठे हो जाओ, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसका मकसद कोई भी नहीं है और पूरी दुनिया बोल रही है और आगे चल के साबित हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा अनंत पहलगाम हमले की पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर का रोल बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के फौजी अफसर और शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री सबूत मांग रहे हैं, जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब भी पाकिस्तान के लोगों ने दिया। पाकिस्तान के बड़े राइटर और सोशल वर्कर वसीम अल्ताफ ने कहा कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बाद कोई पाकिस्तान की बातों पर यकीन नहीं करेगा। इससे पहले भारत ने मुंबई में हमला करने वाले आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ा, उसके घर का पता ठिकाना दिया, फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग दी, पुलवामा हमले में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के सबूत दिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, किसको सजा दी? वसीम अल्ताफ ने कहा ओसामा बिन लादेन जैसे दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान में मिले, अभी भी हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, तो फिर पाकिस्तान किस मुंह से पहलगाम हमले के सबूत मांग रहा है और दुनिया उसकी बातों पर यकीन कैसे करे? हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खराब है। यानी आप ये देखिए कि जो कुछ बंबई में हुआ 26/11 को, जो कुछ पठानकोट में हुआ, जो इंडियन एयरलाइंस का तैयारा था जिसको अगवा करके कंधार ले जाया गया, उनकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पुरी हुआ, पुलवामा हुआ, तो अब ये सारे जो हैं इनके डांडे पाकिस्तान से मिलते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान से बरामद हुआ, यूसुफ रमजी यहाँ से बरामद हुआ, अमल कासी यहाँ से बरामद हुआ, और फिर ओसामा बिन लादेन वो यहाँ से बरामद हुआ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मलेशिया के टेररिस्ट, चीन के टेररिस्ट कह लें, जो भी कह लें, वो यहाँ से बरामद हुए इस मुल्क से। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो सारे इवेंट्स हैं, इन्होंने हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ी बुरी तरह मुतासिर किया है। और फिर ये देखिए कि बहुत से टेररिस्ट जिनको दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ इंडिया नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे मसूद अजहर है, ज़कीउर रहमान लखवी है, हाफिज सईद है, क्या ये लोग हमारे मुल्क में मौजूद नहीं थे और नहीं हैं? अब सबूत की बात की जा रही है, सबूत दें, तो सबूत तो वो जो अजमल कसाब का भी दिया गया था, और हमारे यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि जी ये तो कहानियां हैं सारी जो हमें दी गई हैं। हमारे जजों ने
उसको रिजेक्ट कर दिया। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवादियों को पनाह देता है। इसलिए अब न सबूत की जरूरत है न गवाह की, अब लोग एक्शन चाहते हैं। और हमारे बॉर्डर पर जो हलचल है, जिस तरह से भारत की नेवी ने वॉर एक्सरसाइज शुरू की है, भारतीय सेना की जो चुपचाप की गई तैयारियां हैं, उन्हें देखकर हमारी आर्मी के रिटायर्ड अफसर दावा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलों से भरा होगा। अब तो प्रधानमंत्री ने 2 बार बोल दिया है कि जिसने भी इसको किया है हम उन तक पहुंचकर, उनके लीडर्स तक पहुंचकर उनको सजा देंगे। तो पाकिस्तान को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि सजा तो इसकी जरूर मिलेगी। कब, कैसे और कहां, सिर्फ यही निश्चय करना है जो कि भारतीय सेना, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। ये बात सही है कि पाकिस्तान के केस में सबूत नहीं, एक्शन दिखाने का टाइम है। अब कातिलों को मिट्टी में मिलाने का टाइम है। क्या इन कातिलों का सरगना जनरल आसिम मुनीर है? क्या बेकसूरों की हत्याएं जनरल मुनीर के इशारे पर की गई? जनरल मुनीर ने यह पाप क्यों किया? पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिछले कई महीनों से जनरल मुनीर की फौज को कई जगह से मार पड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तानी तालिबान ने अफगान बॉर्डर पर तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बगावत को दबाने के लिए जनरल मुनीर ने 1000 से ज्यादा बलोच लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। कुछ लोग ये मानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर कश्मीर का मसला उठाकर इन सारी बातों को दबाना चाहते थे। इसलिए जनरल मुनीर ने कश्मीर को लेकर तकरीर दी, उसे भारत की कमजोर नस बताया, हिंदू और मुसलमान का इशू उठाया। इसलिए यह लॉजिकल लगता है कि जनरल मुनीर ने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम में मासूम लोगों की बेदर्दी से हत्या करवाई। जिस जनरल मुनीर ने भारत की आत्मा पर हमला किया, उन्हें इसकी भारी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वक्त की मांग है निहत्थे मासूम भारतीयों को धर्म पूछकर मारने वालों के आका को उसी अंदाज में मिट्टी में मिला दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हत्यारों और उनके आकाओं को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी बोल्ड डिसीजन लेने में डरते नहीं, इसलिए इस बार एक्शन होगा, सही टाइम पर होगा और निर्णायक होगा। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान समझ गए हैं कि इस बार बचना मुश्किल है, इसीलिए पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास के इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज की कुछ ब्रिगेड्स पंजाब सूबे में सरहद के पास एक्सरसाइज करती हुई देखी गई। आज झेलम जिले की टिल्ला फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी फौज ने लाइव फायर ड्रिल्स किए, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को सरहद पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने इस एक्सरसाइज को ऑपरेशन हैमर ड्रिल का नाम दिया है। आज अपनी फौज की फायरिंग ड्रिल देखने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी झेलम जिले में पहुंचे थे। यहां पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने भारत के हमले से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 29 जिलों में एयर रेड के वार्निंग सायरन लगाए हैं। पाकिस्तान को जंग का खौफ है, उसके नेता दुनिया भर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप से टेंशन को कम करने की अपील की है। पाकिस्तान के प्लाइंग मिनिस्टर एहसन इकबाल अरब एमिरेट्स पहुंचे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अरब देश भारत पर इस बात का प्रेशर डालें कि वो पाकिस्तान पर हमला न करे। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो भारत को नुकसान ज्यादा होगा। इस वक्त भारत की तरफ से गैर जरूरी तौर पे जनूबी एशिया में कशीदगी पैदा की गई है। हमारी अमन की पेशकश को अगर भारत हमारी कमजोरी समझता है तो वो भी उसकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम और कौम मिलकर पाकिस्तान की सालमियत का दिफा और हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पे चौकस भी हैं और कमर बस्ता भी हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करने की भूल या गलती की तो उसे एहसास होगा
कि वो पाकिस्तान का नुकसान कम करेगा और अपना नुकसान ज्यादा करेगा। पाकिस्तान के सारे लोगों को हिंदुस्तान के नुकसान की चिंता है, वो अपनी चिंता करें, उनका क्या होगा उसके बारे में सोचें, क्योंकि दुनिया से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। यूएई से पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं मिला। लेकिन अमेरिका में शहबाज शरीफ ने बातचीत की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान से बोले कि वो पहलगाम हमले की जांच में भारत का सहयोग करें, और इसके बाद पाकिस्तान के नेता भी समझ गए कि इस बार भारत को रोकना मुश्किल है। इसलिए शहबाज शरीफ के मंत्रियों ने एक बार फिर से एटम बम की धमकियां देनी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान की इन धमकियों को डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के खौफ का सबूत बताया। आर्मी के रिटायर्ड अफसरों का कहना है कि पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया भी तो भारत के पास उससे निपटने के सारे तरीके हैं, सारे इंतजाम हैं। ये न्यूक्लियर जो गैम्बल है, जो न्यूक्लियर ड्रामा है, जो न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड और न्यूक्लियर के बार बार पाकिस्तान बात करता है, ये मैं समझता हूँ एक मैसेजिंग है, एक थ्रेट है। अगर आप इसको सीरियसली लें, भारत के बुद्धिजीवियों ने पहले भारत को बहुत डराया ना, ये तो मतलब अपने मुल्क को इस चीज़ से, मैं कहता हूँ कि ये लोग कहते हैं हम जनरल्स रूमर मॉन्गर, वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, ये फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो भारत के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, जो भारत की सेनाएं हैं, तो हमारे पास स्ट्रैटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे पास स्पेस में अरेंजमेंट्स है फॉर सच वो, तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हम वो कार्रवाई करेंगे जो हमें करनी है। न्यूक्लियर का कोई हमारे पे आज के दिन घबराने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश को। आज पाकिस्तानी फौज ने एक ऐसा कारनामा किया जिस पर पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ा। पाकिस्तान के नेताओं ने दावा किया कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। आज पाकिस्तान की फौज ने भी अवाम का हौसला बढ़ाने के लिए फौजी तैयारी का एयरफोर्स का एक वीडियो जारी किया। इसमें फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हुए, टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर्स को वॉर रूम में स्ट्रेटेजी बनाते हुए, फाइटर पायलट्स को निर्देश देते हुए दिखाया गया। लेकिन जैसे ये वीडियो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो कुछ ही मिनट के बाद ट्विटर ने बता दिया कि ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये वीडियो फर्जी है। पता लगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के वीडियो के कुछ हिस्से चुराए, टर्की के ड्रोन के वीडियो और मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 के वीडियो चुराए, और यहां तक कि वीडियो गेम के कुछ सीन भी उसमें घुसा दिए और एयरफोर्स का ये फर्जी वीडियो तैयार किया। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान की आर्मी की हरकतों से वाकिफ हैं, उन्होंने कहा इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी फौज और ISI के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की कोई चाल कामयाब नहीं। फेक वीडियोस और फेक न्यूज़, ये प्रोपेगेंडा तो चलता ही रहेगा, और ये ISPR का एक काम है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोग लगा रखे हैं जो फेक न्यूज़ और फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते रहेंगे। इससे आई थिंक जिस तरह के एक्शन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि एक्सेस हम किसी चैनल में और सोशल मीडिया पे जो हम डिनाई कर रहे हैं पाकिस्तान को, उन एक्शन से आई थिंक काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन हमारे देशवासियों को मेरा मैसेज है कि आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। आप सिर्फ अपने देश की लीडरशिप और अपने देश के आर्म्ड फोर्सेस पे पूरा विश्वास रखें। रूमर्स पाकिस्तान में भी खूब उड़ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज पहली बार दिखाई दिए। जनरल मुनीर की पिक्चर्स आर्मी ने जारी की। असल में पाकिस्तान में यह चर्चा थी कि पहलगाम में निर्दोष लोगों पर हमला करवाकर जनरल मुनीर लापता हो गए हैं, कहीं जाकर छुप गए हैं, मुल्क को मुसीबत में डालकर भाग गए हैं। पाकिस्तानी अवाम में जनरल मुनीर के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी, इसलिए आज जनरल मुनीर बॉर्डर पर पहुंचे और टैंक के पास खड़े होकर अपने कमांडर्स और जवानों को एड्रेस किया और फिर इसका वीडियो भी जारी किया। अपनी फौज का मोराल हाई रखने के लिए पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका पूरी दुनिया में खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। आज पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट आलिया शाह ने
टीवी पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। पाकिस्तान के फौजी अपने अंदर जोश भरने के लिए गाना गा रहे थे, तेरी मिट्टी में मिल जावा। आलिया शाह ने कहा पाकिस्तान के फौजी भूल गए ये गाना दूसरी तरफ का है, यह गीत भारत का है, हिंदुस्तानी फौज पर लिखा गया है। आलिया शाह पाकिस्तान की फौज से कह रही थी कि कम से कम गाना तो अपना गा लो। मजे की बात है कि आज पाकिस्तान ने अपने एफएम रेडियो स्टेशन से भारतीय गानों को सुनाए जाने पर पाबंदी लगा दी। असल में पिछले कुछ साल में पाकिस्तानी फौज की हैसियत और रिस्पेक्ट काफ़ी कम हुई है, वो मजाक का पात्र बनी है। पाकिस्तान में लोग मानते हैं कि फौज के जनरल सिर्फ अपना घर भरने में लगे रहते हैं। आज के इस बात की बहुत चर्चा है कि जनरल असीम मुनीर और बाकी बड़े बड़े जनरल्स ने अपनी फैमिलीज़ को लंदन और दुबई जैसे शहरों में भेज दिया है ताकि वो सेफ रहें। हालांकि इस बात को कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ह्यूमर में अपनी आर्मी का मजाक उड़ाने में पाकिस्तानियों का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक कब होगी, कहां होगी, यह तो तभी पता चलेगा जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फैसले लिए हैं उनका असर लगातार दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में पहले से ही पानी की कमी है, ऐसे में सिंधु समझौता रद्द करने के नरेंद्र मोदी के फैसले से पाकिस्तान की टेंशन काफी बढ़ गई है। पानी को लेकर सिंध और पंजाब के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने यूएन से इंटरवीन करने की गुहार लगाई है। सिंधु समझौता रद्द करना पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी का वो तमाचा है जिसकी गूंज तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होगा। चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के फॉर्मर चीफ इंजीनियर सुरेंद्र थापा ने आज बताया कि पिछले 60 साल से भारत दरिया दिली दिखा रहा था, अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की वो नस दबा दी है जिसके बाद पाकिस्तान को खून और पानी का फर्क समझ आ जाएगा। सुरेंद्र थापा ने बताया कि सिंधु समझौता रद्द होने से पाकिस्तान में सिर्फ पानी की कमी नहीं होगी, पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम पानी स्टोरेज करेंगे तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो उनका पूरा पंजाब जो है वो उसकी इरिगेशन हमारे इन्हीं जो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब जब हम पानी नहीं उनके टाइम पे देंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी। और मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तान क्यों नहीं समझ पाता है कि हमने इनको आफ्टर 47 टिल टुडे 80% वाटर अपना पानी इनको दिया। वो इंडिया का एहसान था पाकिस्तान के ऊपर, और लिहाजा ये आज कहते हैं कि खून बहेगा। हमने हमेशा खून नहीं, हमने पानी दिया इनको। ये खून की बात करेंगे तो इनको खून के आंसू हम रुला सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। इनका पानी जब पंजाब में बंद हो जाए, खेत सूख जाएंगे ना, फिर इनको एहसास होगा कि भारत ने 60 साल तक कैसे कोऑपरेट किया, कैसे उनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर पूरा पानी दिया। और आज उनका क्या हालत है। जब तक किसी को भूखा नहीं था उसको रोटी की कीमत नहीं, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। जब ये तरसेंगे ना पानी को, फिर इनको पता चलेगा 60 साल इंडिया ने कितना कोऑपरेट किया था। लिहाजा ये इसका इंडस वाटर ट्रीटी का मोदी साहब ने देर आए पर दुरुस्त आए। ये अगर ये 60 साल होता, पहले की होती, अगर 75 71 में 65 में जब, तो आज तक इनके सीधे हो गए होते पाकिस्तानी। हम क्यों करेंगे इनके साथ? ये हमें खून देंगे, हम इनको पानी देंगे? कभी नहीं हो सकता। खून और पानी इकट्ठा कभी फ्लो ही नहीं कर सकता। और इनको ये एहसास मोदी साहब ने करवा देना है। अब थोड़ा वेट कीजिए, जब इनके खेत सूखेंगे ना, लोग सड़कों पे आएंगे, तब इनको एहसास होगा कि हिंदुस्तान ने कितनी नेकी की है और वो क्या कर सकता था 60 साल पहले। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी ने भी कहा कि सिंधु समझौता रद्द होना पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक जैसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला पाकिस्तान के लिए साइलेंट किलर साबित होगा। ये एक ऐसा एक्शन इंडिया ने लिया है जिससे कि पाकिस्तान पे मोर देन वन वेज असर करेगा। पहले तो
क्योंकि वो 80% जो है पानी पे डिपेंडेंट जो है, 23% उनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे है और 80% पानी से बेस्ड है उनकी जो एग्री इकोनॉमी है। तो अगर पानी कम हो गया तो उनको बड़ा नुकसान होने वाला। जो चिनाब में पानी घटाया गया तो उससे उनका जो पानी कम हो गया उस सियालकोट एरिया में, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो ये जो चीज है ये इससे पाकिस्तान पे पानी, क्योंकि उनका तो पूरा देश ही इसके ऊपर, उनकी फूड सिक्योरिटी इस पर असर करेगा। तो इसीलिए आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो वहां से आवाजें निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये सिंधु घाटी का जो समझौता, सिंधु नदी का जो समझौता है, इस पानी के ऊपर जो समझौता है, ये एक इंडिया का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान किस कदर परेशान है, ये इस बात से क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान के लीडर बार बार कह रहे हैं कि पानी रोकना ऐलान जंग के बराबर है। और ये बात सही है कि पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु के पानी पर निर्भर करती है और इसको लेकर पाकिस्तान के किसानों में, खेती करने वालों में काफ़ी नाराज़गी है, अनरेस्ट है, घबराहट है। और ये पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मोटी बात यह कि भारत ने पाकिस्तान पर मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक की है। सिंधु नदी का पानी रोकना एक बात है, डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान की हरकतों के सबूत दिखाना दूसरी बात है, और वीज़ा कैंसिल करके पाकिस्तानियों को वापस उनके मुल्क भेजना भी इसी अभियान का हिस्सा है। आज अटारी वाघा बॉर्डर से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपने ही नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। असल में भारत आए पाकिस्तानियों को वापस जाने की डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग कल तक वापस नहीं लौट पाए थे। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया जिन पाकिस्तानियों के पास वैलिड ट्रैवल वीज़ा है वो अपने मुल्क लौट सकते हैं। इसके बाद आज सुबह से अटारी वाघा बॉर्डर पर तमाम पाकिस्तानी पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन्हें एंट्री नहीं दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपने ही लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। दर्जनों गाड़ियों की लाइनें लग गईं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग दिन भर कड़ी धूप में तपते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने गेट नहीं खोला। अटारी बॉर्डर पर भारतीय इमिग्रेशन ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच पाकिस्तानी इमिग्रेशन से 4 बार मीटिंग की और कहा वो अपने नागरिकों को वापस लें, लेकिन पाकिस्तानी अफसरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इन पाकिस्तानियों ने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उन्हें अपने ही मुल्क में एंट्री क्यों नहीं दी जा रही। मेरा बच्चा पैरालाइज है वहाँ पर, मुझे मेरे बच्चे को जरूरत है मेरी। हम सुबह 6 बजे से उम्मीद में बैठे हैं, किसी उम्मीद में कि अल्लाह पाक कोई किरण दिखा दे, अल्लाह पाक कोई रास्ता निकाल दे, कोई बोल दे। सुबह से परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, सुबह से ख्वार हो रहा है और अब आगे किरण वापस जाए, कैसे जाए वापस। हम तो यही समझ रहे हैं कि यहीं से गेट नहीं खुल रहा, परेशान यूं ही बैठे हुए हम लोग के ये गेट खोल दें तो सब जाने लगे। अब ये तो अब पता चल रही है कि वो लोग नहीं कर रहे तो वो लोग भी गलत ही कर रहा है। बैठ करके आपस में बात कर लें। देखो इस वक्त तो ये पब्लिक परेशान है, बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चों वाले, हमारे बच्चे को फीवर हो रहा है। तो क्या कसूर है इसके अंदर, इनको सजा क्यों मिल रही है? खबर तो ये मिली है कि भारत सरकार ने आदेश दे दिया है जाने के लिए, बाकी भी कोई उधर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से सुनने में ये आ रहा है कि गेट नहीं खोल रहे हैं वो वहाँ पर। तो अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है हमें। तो क्या लग रहा है कि अपने ही नागरिकों को लेने से के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं खोल रहा दरवाजा? गलत बात है, उसको लेना चाहिए अपने नागरिक, ये तो उसकी गलत बात है, लेना चाहिए उनको। 11 बजे हमने पूछा तो कह दिया जी बातचीत चल रही है, हम तो यहाँ से भेज रहे हैं, हमारी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, आदेश दे दिए, मगर वहाँ वाले आदेश नहीं दे पा रहा है। और अब 1 घंटे में निमट जाए, 2 घंटे में निमट जाए, 3 घंटे। अब तो यहाँ बच्चा, मेरा भी छोटा सा बच्चा, क्या ना वो बेहोश होके गिरते गिरते बच्चा, वो भी। सुबह से हम तकरीबन 8 बजे के आए हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। सरकार को यही कहना चाहूंगा आपस के मामला सेट करे और हमें बुलाएं। हमारे बच्चे वहाँ पे, हमारा बिजनेस सारा वहाँ पे, हम डिस्टर्ब हैं यहाँ पे। अभी वहाँ यहाँ से एग्जिट करवा लिए, वहाँ पे आने के लिए, वहाँ पे आप लोग एंट्री नहीं दे रहे हो, तो बीच में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान ने अपने लोगों को एंट्री नहीं दी, ये देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। अपने लोगों की परवाह न करना पाकिस्तान की फितरत है। ये तो नागरिक हैं, पाकिस्तान तो अपने फौजियों की लाशें लेने से भी इनकार कर देता है। कितनी बार मारे गए पाकिस्तानी सोल्जर्स को दफनाने का काम इंडियन आर्मी को करना पड़ा है।
अब बात कर लेते हैं देश की सियासत की। नरेंद्र मोदी के कास्ट सेंसस के फैसले पर क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक सभी पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने उनके प्रेशर में जाति जनगणना कराने का फैसला किया। सबसे ज्यादा सियासी हलचल बिहार में है, वहां चुनाव होने वाले हैं। आज पटना में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही जातिगत जनगणना के फैसले को अपनी जीत बताते हुए जश्न मनाया। आरजेडी ने जो पोस्टर लगाए थे उनमें लिखा गया था, यह फैसला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संघर्ष का नतीजा है। वहीं कांग्रेस ने तो बाकायदा पटाखे और आतिशबाजी करके इस फैसले को राहुल गांधी की जीत बताया। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि एक लड़ाई जीत ली, अब दूसरा आरक्षण पर 50% की लिमिट को हटवाना है। शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ा, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला, ये भी देखने की बात। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका क्या नाम है? एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और ये लालू जी हम लोगों की विचारधारा की जीत, और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया। कल ही लालू यादव ने दावा किया था कि उन्होंने सबसे पहले 1997 में जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था। लालू के इस दावे को काउंटर करने वाला जेडीयू ने आज नीतीश कुमार का 1994 का वीडियो जारी कर दिया। इसमें नीतीश कुमार लोकसभा में जाति जनगणना और आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। नीतीश का यह भाषण सुनाने के बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जब 1994 में लालू यादव तेजस्वी यादव के नाम पर जमीनें खरीद रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे थे। इसलिए तेजस्वी को कास्ट सेंसस की बात न करें तो बेहतर होगा। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। अरे सच तो यह है कि 89 में आपका जन्म हुआ, आपके उपनाम तरुण यादव के नाम पर फुलवरिया में जमीन लिखवाया गया। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता अपनी सामाजिक सोच का प्रकटीकरण कर रहा था। और आपके पिता नाबालिग होने के बावजूद आपके लिए जमीन की व्यवस्था कर रहे थे। अंतर साफ है। अगर जाति सर्वे बिहार में नहीं होता तो ये कैसे पता चलता तेजस्वी यादव कि आपके परिजन के नाम पर पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। इसके बाद गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा, जिन लोगों ने दलितों और पिछड़ों का हक मारा है वही नरेंद्र मोदी के फैसले पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लालू यादव से पूछना चाहिए कि वो कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे
तब उन्होंने पिछड़ों की फिक्र क्यों नहीं की? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर पाए? ये जो अभी उछल के वो बचवा बोल रहा है, हमारे पुरखों का है। इनके बाप भी थे मनमोहन सिंह के सरकार में, राजीव गांधी के सरकार में, ये सब सहयोगी थे। हालांकि जरूरत नहीं थी उस समय राजीव गांधी को किसी चीज की, 400 के पार हुए थे, लेकिन ये लोग सब के सब उस पाप के भागीदार रहे। नरेंद्र मोदी ने मौका आया तो ओबीसी को, कमीशन को सरकारी मान्यता दी, एससी को कोर्ट में झटका लगा, संसद से मान्यता दी। जो लोग आज चिल्लाते हैं भीम मीम भीम मीम, आज नरेंद्र मोदी ने ही वो काम किया। बिहार में महागठबंधन के नेता जातिगत जनगणना को बड़ा इशू बना रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में ही हो रही है। बिहार में 5 महीने के बाद चुनाव होने हैं। आरजेडी और कांग्रेस कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन पर 50% की लिमिट हटाने की मांग के बहाने दलितों और पिछड़ों का वोट हासिल करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन मोदी ने एक झटके में बाजी पलट दी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी के प्रेशर में नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए जिनमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का वादा किया था और चुनाव के बाद कास्ट सर्वे करवा दिया। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सामने आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कास्ट सेंसस कराने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सेंसस कब शुरू होगा, कैसे होगा और कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी। इससे सरकार की नीयत पर शक होता है। आज इस देश में तेलंगाना मॉडल हर किसी के लिए काम पे आ जाएंगे। अगर सचमुच जनगणना में अब जाति गणना करना है तो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमिटी बना दो। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स कमिटी हर राज्य में जाकर राज्य सरकार से संवादन कर दे के उन लोगों का सुझाव भी ले लो। उसके आगे स्टेक होल्डर्स का भी आप पूरा देश भर अब मीटिंग लगवा दो। उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी आप इंटरेक्शन का काम कर दो। ये सब होने के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अब क्या पूछना चाह रहे, कौन सी तरीका से काम करना चाह रहे, कब तक आप पूरी करना है। हमारा पहले डिमांड अब कब शुरू करने वाले, कब तक खत्म करने वाले, पहले ये तो इस देश को बोलने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है मोदी जी। जाति जनगणना पर क्रेडिट को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली बात है। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए को लेकर उन्होंने जो दबाव बनाया था उसके आगे मोदी को झुकना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसमें उनकी पहली जीत है, लेकिन अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। जाति पर आधारित जनगणना को लेकर विरोधी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने क्या दावे किए ये मैंने आपको सुनवा दिया। अब मैं आपको सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। चूंकि कांग्रेस कास्ट संसद के फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, इसलिए आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अगर राहुल गांधी को
इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी होती तो इस तरह के दावे न करते। बेहतर होगा राहुल गांधी जनगणना के मुद्दे पर किसी जानकार से ट्यूशन ले लें, उसके बाद बोलें। विपक्ष इंडी गठबंधन वाले श्रेय लेने की उछल कूद भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। राहुल गांधी तो पता नहीं क्यों तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया नहीं है, लेकिन हमारे कारण ही हुआ है। श्रेय लेने की होड़, और वो जो जिस ढंग की बातें कर रहे थे कि तेलंगाना में हो गया, तेलंगाना में सर्वे हुआ है भाई, और इसलिए मैंने तो सलाह दी है कि पहले वो किसी अच्छे ट्विटर से संविधान को समझ लें क्या है। तो एक बड़ा सवाल फिर भी आएगा, आरक्षण की जो 50% की सीमा है वो किस तरीके से रहेगी? अभी तो जातिगत जनगणना होगी, सटीक आंकड़े, योजनाओं को प्रामाणिकता से बनाने में मदद करेंगे। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को कड़े शब्दों में जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को घमंड और पाखंड का कॉकटेल बताया और कहा कि राहुल को आरक्षण के बारे में कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है, लेकिन क्रेडिट लेने सबसे आगे आ गए। उनके पिताजी ने जो भाषण दिया था उस भाषण का क्लिपिंग्स थोड़ा उनको भेजे। उनकी सरकार की क्या मजबूरी रहेगी, कर्नाटक की तथाकथित सर्वे की रिपोर्ट नहीं निकाल पाते हैं। तेलंगाना की उस तथाकथित सर्वे के ऊपर भी उस सरकार में रहे हुए मंत्रियों की अंतर्विरोध की शोर आता है। किस प्रकार के श्रेय कहते हैं? यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। पाखंड और घमंड दोनों की कॉकटेल जो उन्होंने पिया होगा, उस प्रकार की प्रलाप और विचलित बात कह सकता है। मैं इसको कहता हूं, सेंसस कराने का अधिकार केवल संविधान ने भारत सरकार को अधिकार दिया है। यह सर्वे नहीं है, यह सेंसस है, यह गेम चेंजर निर्णय है। आने वाले दिनों में भारत की सामाजिक न्याय को और प्रगति मिलेगी, गति मिलेगी, मजबूती होगी। जाति के आधार पर जनगणना के ऐलान को लेकर कई बेसिर पैर की बातें कही जा रही हैं। किसने कहा कि मोदी पाकिस्तान के आतंकवाद से ध्यान हटाना चाहते हैं। कोई कहने लगा कि पहलगांव के हमले पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहते, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर दी। लेकिन ऐसी बातें करने वाले शायद मोदी को बिल्कुल नहीं जानते। अगर मोदी ने कहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को पाताल से भी खोजकर निकालेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो एक्शन ऐसा ही होगा। ऐसा एक्शन जो आतंकवादियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, ये साफ है मोदी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। अपने विरोधियों के हाथों में ऐसा कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते जिसका इस्तेमाल इलेक्शन में हो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के पास ले देकर एक यही मुद्दा था जिसकी हवा मोदी ने निकाल दी। एक शुभ समाचार आपको दे दूं, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे। भक्तों को बाबा केदार के दर्शन कल ही नसीब होंगे, लेकिन श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। केदार घाटी में बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन इससे भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उत्तराखंड सरकार ने देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ये फूल कश्मीर, कोलकाता और दिल्ली के साथ साथ नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से भी मंगवाए गए हैं। कपाट खुलने से पहले आज शाम बाबा केदार की डोली केदारनाथ मंदिर पहुंच गई। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली को हर साल सर्दियों में ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बाबा केदार वहीं पर विराजमान रहते हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले बाबा की डोली वापस केदारनाथ धाम में लाई जाती है। आज बाबा केदारनाथ की डोली केदार धाम पहुंच गई
और अब भक्तों को इंतजार है मंदिर के कपाट खुलने का।